नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजित कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक ट्रक ड्राइवर की नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने ट्रक ड्राइवर लोगों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद ना जाने क्यों पर मुझे नींद की झपकियां आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि यह तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहां पर बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैंने अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार राजेश, तू भी कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहां चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह तो एक चाय की टपरी है और उसे पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। तभी मैंने उसे बुजुर्ग आदमी के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझसे कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और फिर मैंने उसे आदमी को एक चाय बनाने को कहा। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये चाय भैंस के दूध की नहीं है। वह क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं, तो मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर ही यहाँ दुकान पर लाता और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी नहीं होगी, इसीलिए आपको इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछते हुए बोला कि यह लॉकडाउन के टाइम पर तुमने दुकान खोल रखा है, ट्रक सर्विस पर आ गया है, इसीलिए अपने आप बंद हो गया है। खैर, मैं इस बात को नज़रअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ थोड़ी ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज इस बुढ़े की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नज़र उस बुढ़े की टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता है और तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, जहां जाना चाहते हो यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहां जाना है यह रास्ता मुझे वहां पहुंचा देगा। इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे किए बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा यह तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे किए हुए बोला, 100 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ, मेरा मन बार बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलने को कर रहा था और हुआ भी अंत में यही। मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा
तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं, लेकिन अब मैं वहां से काफी ज्यादा आगे आ चुका था, इसलिए मैंने वापस जाना भी। डैशबोर्ड पे घड़ी ने 12 बजाई। दिन भर की थकान से चूर राजिंदर सोच में पड़ गया। वो जाना पहचाना हाईवे ले सकता था। रात के इस वक्त भी रोशन और गाड़ियों से भरा हुआ। एक छोटा सा बोर्ड मंद रोशनी में मुश्किल से दिख रहा था, एक शॉर्टकट की तरफ इशारा कर रहा था। भंबला 42 किलोमीटर लिखा था। समय बचाने के चक्कर में राजिंदर ने मन में उठ रही बेचैनी को अनसुना कर दिया और अपना ट्रक अनजान रास्ते पर मोड़ लिया। हाईवे, जो अभी कुछ पल पहले जिंदगी से भरा था, पेड़ों के पीछे गायब हो गया। हवा, जो डीजल और धूल की गंध से भरी थी, अचानक ठंडी और शांत हो गई। राजिंदर ने खिड़की नीचे की। उम्मीद थी कि कोई हवा का झोंका आएगा। उसे एक सन्नाटा मिला। सिर्फ उसके ट्रक के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सड़क संकरी हो गई। डामर की जगह धूल भरा गड्ढों वाला रास्ता आ गया। हेडलाइट्स ने घने पेड़ों की एक सुरंग को रोशन किया। पेड़ दोनों तरफ से पास आते दिख रहे थे। राजिंदर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने उस एहसास को झटकने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह बस अनजान रास्ता है जो उसके दिमाग से खेल रहा है। वो आगे बढ़ता रहा। सन्नाटा उस पर एक बोझ की तरह दबाव डाल रहा था। वो वापस मुड़ सकता था, हाईवे पर वापस जा सकता था, लेकिन वापस जाने के ख्याल ने उसकी जिद को और बढ़ा दिया। वो इस शॉर्टकट को पूरा करेगा, उसने फैसला किया, भले ही इसका मतलब एक लंबी और असहज ड्राइव हो। हाईवे के किनारे की हरी भरी हरियाली गायब थी। उसकी जगह टेढ़े मेढ़े सूखे पेड़ थे। चांदनी, जो पहले पत्तों से छनकर आती थी, अब आगे सड़क पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। राजिंदर ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वो कुछ स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचा। उनका सफेद पेंट मुरझाया और उखड़ा हुआ था। हर झटके से ट्रक हिलता। पीछे का भारी सामान खतरनाक तरीके से खिसक रहा था। राजिंदर ने अपनी छाती में एक अजीब सी भारीपन महसूस किया, एक अनहोनी का आभास जिसे वो झटक नहीं पा रहा था। उसने खिड़की ऊपर कर ली, उस दम घोंटू सन्नाटे से बचने के लिए। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स सड़क के बीच में खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वो एक औरत थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, फटे हुए शॉल में लिपटी हुई। वो लकड़ियों का एक गट्ठर पकड़े हुए थी। उसका साया चांदनी वाली सड़क पर साफ दिखाई दे रहा था। राजिंदर ने ब्रेक लगा दिए। ट्रक औरत से कुछ फीट की दूरी पर रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मीलों तक कोई दूसरी आत्मा नहीं देखी थी, और इस औरत का अचानक प्रकट होना आधी रात को उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा गया। वो खिड़की से बाहर झुका। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? औरत नहीं घूमी। वो गतिहीन रही। उसकी पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। राजिंदर, उसकी आशंका बढ़ रही थी, ने हल्के से हॉर्न बजाया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हिचकिचाते हुए राजिंदर ट्रक से बाहर निकला। दरवाजे की धातु की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने पुकारा। उसकी आवाज अब जोरदार थी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने औरत की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसका मन उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने उसकी शांति में कुछ अजीब देखा। ये किसी सोच में खोए हुए इंसान की शांति नहीं थी, बल्कि एक अप्राकृतिक कठोर मुद्रा थी। औरत मानो उसके पास आने का एहसास हुआ हो, धीरे धीरे मुड़ने लगी। राजिंदर जम गया। उसकी सांस अटक गई। लकड़ियों का गट्ठर उसके हाथ से फिसल गया, सड़क पर बिखर गया। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। एक भयानक मुस्कुराहट के रूप में मुड़ी हुई विशेषताएं प्रकट हुई। उसकी आंखें, चौड़ी और खाली, सीधे उसके आर पार देख रही थी। राजिंदर पीछे हट गया। उसके सीने में एक चीख उठ रही थी। औरत ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। जो डर एक सुलगता हुआ खौफ था, अब उसके अंदर फट गया। उसे दहशत से पंगु बना दिया। वो भागना चाहता था, अपने सामने के भयानक दृश्य से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानने से इनकार कर रहे थे। जैसे ही औरत ने उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया, पीछे से हेडलाइट्स की एक जोड़ी ने अंधेरे को चीर दिया। एक आवाज, मजबूत और आज्ञाकारी, रात में गूंजी, अरे यहां क्या हो रहा है? राजिंदर के ट्रक से बड़ा एक ट्रक उसके पीछे आकर रुक गया।
औरत अचानक हुई इस घुसपैठ से चौंककर आवाज के स्रोत की तरफ मुड़ गई। वो भयानक चेहरा जो कुछ पल पहले राजेंद्र को स्तब्ध कर रहा था, गायब हो गया था। अब वो एक साधारण औरत की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा भ्रम और डर से भरा हुआ था। उसने राजेंद्र से नए आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें आगे पीछे घूम रही थी। एक लंबा चौड़ा आदमी, उसका चेहरा उम्र के साथ सख्त हो गया था, ट्रक से बाहर निकला। उसने दृश्य का जायजा लिया। उसकी आंखें तेज और जांच परख वाली थीं। यहां सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी निगाहें राजेंद्र पर टिकी हुई थी। राजेंद्र, जो अभी भी जो उसने देखा था, उसके सदमे से जूझ रहा था, बस एक कांपती हुई गर्दन हिला पाया। आदमी ने अपना ध्यान औरत की तरफ किया, जो अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी। तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। औरत ने कुछ अस्पष्ट बुदबुदाया। उसकी आंखें घबराहट से दोनों आदमियों और उनके पीछे की अंधेरी सड़क के बीच घूम रही थी। आदमी उसकी बेचैनी को भांपते हुए आगे नहीं बढ़ा। वो राजेंद्र की तरफ मुड़ा। उसके भाव नरम हो गए। चलो बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन आश्वस्त करने वाली थी। चलो, तुम्हें यहां से ले चलते हैं। उस विशाल खालीपन में एक सुकून देने वाली मौजूदगी। अमरजीत ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया था। जब प्रिया बहुत छोटी थी, तब उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उसने प्रिया को अकेले ही पाला था, उसके लिए बिना थके काम किया था। प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हर त्याग, हर मुश्किल सार्थक हो जाती थी। वो उसकी सब कुछ थी। वो अक्सर प्रिया को अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता था, उन लोगों के बारे में जिनसे वो मिला था और उन जगहों के बारे में जहां वो गया था। प्रिया को ये कहानियां बहुत पसंद थी। वो एक दिन अपने पिता के साथ यात्रा करने का सपना देखती थी, दुनिया को उसकी नजरों से देखने का। अमरजीत ने उससे वादा किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वे साथ में पूरे भारत की यात्रा करेंगे। रात और गहरी हो गई। इंजन की जानी पहचानी आवाज ही उस सन्नाटे में एकमात्र आवाज थी। अमरजीत ने देखा कि उसके फोन का सिग्नल चला गया है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। अजीब, उसने सोचा। इस रास्ते पर पहले कभी सिग्नल नहीं गया था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अमरजीत के दिल में एक अजीब बेचैनी रेंगने लगी। हवा भारी लग रही थी, मानो किसी अनदेखी चीज का बोझ हो। सड़क के दोनों ओर जंगल और करीब आते हुए लग रहे थे। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट्स में मुड़ मुड़कर अजीब आकृतियां बना रही थी। सन्नाटा, जो कभी सुकून देता था, अब एक अशुभ ऊर्जा से धड़कता हुआ लग रहा था। अचानक अमरजीत ने उन्हें देखा। सड़क के किनारे दो लोग खड़े थे। अंधेरे में उनके साये बमुश्किल दिख रहे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत। वे पागलों की तरह अपने हाथ हिला रहे थे, उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। अमरजीत हिचकिचाया। जिस तरह से वे खड़े थे, उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे, उससे उसके मन में खतरे की घंटी बज उठी। उसने ट्रक धीमा कर दिया। उसका पैर ब्रेक पर मंडरा रहा था। हनुमान चालीसा अपने चरम पर पहुंच रही थी। शक्तिशाली मंत्र केबिन में गूंज रहे थे। बूढ़ा आदमी उसकी खिड़की के पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें विनती कर रही थी। बेटा, हमारी मदद करो, उसने कर्कश आवाज में कहा। मेरी पत्नी बीमार है, हमें पास के अस्पताल जाना है। अमरजीत का दिल पिघल गया। वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसे प्रिया की बातें याद आईं। पापा, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। हनुमान जी यही करते। गहरी सांस लेते हुए अमरजीत ने ट्रक को न्यूट्रल में डाला और पार्किंग ब्रेक लगाया। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, बस इतना कि उनकी आवाज सुन सके। अंदर आ जाओ, उसने रूखे स्वर में कहा। उसकी आवाज उसकी बेचैनी को दर्शा रही थी। बूढ़े ने महिला को इशारा किया और वे दोनों ट्रक में चढ़ गए। महिला एक शॉल में लिपटी हुई थी, उसका चेहरा छिपा हुआ था। अमरजीत ने अपनी गर्दन के पीछे होने वाली झंझनाहट को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर वापस आ गया। उसने अपने रियर व्यू मिरर में बूढ़े जोड़े को देखा। उनके चेहरे अभी भी परछाइयों में ढके हुए थे। जैसे ही वे चल रहे थे, अमरजीत ने बातचीत करने की कोशिश की। क्या हुआ? आप कहां से आ रहे हैं? उसने पूछा। बूढ़ा बस आगे देखता रहा। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी। महिला चुप रही, अपने शॉल में लिपटी रही। अमरजीत की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। बूढ़े ने अचानक कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। अगला बाएं मोड़ ले लो, उसने आदेश दिया। जंगल से एक शॉर्टकट है। अमरजीत हिचकिचाया। ये रास्ता नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज तनी हुई थी। अस्पताल इसी रास्ते पर है। बूढ़े की आंखें चमक उठी। मैंने कहा, बाएं मुड़ो, उसने दहाड़ा। उसकी आवाज में खतरा साफ झलक रहा था।
अमरजीत के पेट में डर समा गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। हनुमान चालीसा एक विशेष रूप से शक्तिशाली छंद पर पहुंच गई। शब्द उसके ऊपर सुरक्षा की लहर की तरह बह रहे थे। उसे प्रिया का मासूम विश्वास याद आया, जिस तरह से वह हर दिन उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। उसने गहरी सांस ली और एक फैसला किया। मुझे माफ करना, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं आपको अस्पताल ले जा रहा हूं, यही सबसे तेज रास्ता है। उसने बूढ़े के गुस्से भरे विरोध को अनसुना कर दिया और आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। वो महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें उस पर गुस्से से टिकी हुई हैं। उसने हनुमान चालीसा की आवाज बढ़ा दी। मंत्र केबिन में गूंज रहे थे, उनकी धमकियों को दबा रहे थे। अचानक ट्रक हिंसक रूप से लड़खड़ा गया। एक टायर फट गया, जिससे ट्रक सड़क के किनारे की ओर जा रहा था। अमरजीत ने गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ट्रक को कंधे पर रोकने में कामयाब रहा। एक खड़ी ढलान से बाल बाल बच गया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। वो बूढ़े जोड़े का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। तुमने क्या किया? वो चिल्लाया। लेकिन ट्रक खाली था। बूढ़ा जोड़ा गायब हो गया था। अमरजीत खाली सीटों को देखता रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने महसूस किया कि म्यूजिक प्लेयर बंद हो गया है। उसने उसे पकड़ा और प्ले दबाया। जैसे ही हनुमान चालीसा फिर से शुरू हुई, उसने फर्श पर कुछ देखा। एक छोटी अलंकृत घंटी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वो घंटी थी जो प्रिया हमेशा सुरक्षा के लिए उसके ट्रक में लगाती थी। घर पर उसका इंतजार कर रहा प्यार था।